हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में यूएस ट्रेजरी की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फिनसेन। ये क्या है एक्चुअली डिटेल में आगे हम बात करेंगे। इनके कुछ फाइल्स लीक हो गए हैं। इस फाइल्स में है क्या, इस फाइल में $2 ट्रिलियन के कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के डिटेल्स है। ठीक है, तो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े बैंक्स और कुछ बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनियां, कुछ इंडियन कंपनियां भी, उनके भी नाम है, जैसे अदानी ग्रुप, जिंदल स्टील, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कोटक बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के सभी बैंक्स इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक भी है। तो इस वीडियो में हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जो मंडे ट्यूसडे से 2 दिन से जो फॉल हो रहा है वो इस न्यूज के कारण हो रहा है, तो इस न्यूज का क्या और इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल है क्या फिनसेन, और ये पूरा डिटेल में मैं आराम से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मार्केट कुछ दिन के लिए रिएक्ट करेगा इस पे, और कुछ न्यूज और भी फ्यूचर में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ये अभी पूरी कंप्लीट न्यूज नहीं है, ये अभी और आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये अगर कुछ ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो क्योंकि ग्लोबल न्यूज है, ये यूएस से ये न्यूज, जर्मनी की बहुत सारी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है। और तो सबसे ज्यादा देखोगे यूरोपियन यूनियन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे सबसे ज्यादा फॉल आया मंडे से। यहाँ पे मैंने 1 वीक के रिटर्न्स लगा रखे हैं कुछ यूरोपियन यूनियन के जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके, और निफ्टी के भी यहाँ पे है, सेंसेक्स भी देख सकते हो, नेस्डेक और डाउ जोन्स भी देख सकते हो। सारे कंपनियां यहाँ पे, चाइना में सब कुछ है। तो आप देखोगे सब के सब गिरे इस हफ्ते में। तो मंडे और ट्यूसडे का अगर सिर्फ मैं डाटा अगर निकाल पाता तो वहां पे और भी फॉल दिखता। ठीक है, अभी वेनेसडे को आज थोड़ा मार्केट रिकवर करने की कोशिश किया, बट आई डोंट थिंक अभी यूरोप में और थोड़ा पॉजिटिव है। बट देखते हैं डाउ जोन्स कैसा शाम को रिएक्ट करता है। मैंने यहाँ पे निफ्टी के भी चार्ट लगा रखे हैं। यहाँ पे निफ्टी का मैंने बहुत ही सिंपल एक टेक्निकल चार्ट लगा रखा है ताकि आप लोगों को, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको टेक्निकल ज्यादा समझ में नहीं आता, तो मैं सिंपल बेसिक समझा दूं। ये निफ्टी का चार्ट है कि कैसे कैसे निफ्टी ये मार्च में लो बनाने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कैसे कैसे ऊपर बढ़ा है। तो पहले एक छोटा सा रेंज था 8,800 से लेके 9,200 के आसपास का, फिर 9,200 से लेके ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का एक रेंज रहा था, ट्रेडिंग रेंज। वहां पे काफी दिनों तक ट्रेंड किया, कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद एक छोटा सा रेंज रहा था 10,200 से लेके 10,500 600 के आसपास तक, 600 तक था। ठीक है, फिर 10,600 से लेके 11,200 के अराउंड रेंज था। यहाँ पे काफी लंबी कंसोलिडेशन चली थी, और अभी वाली जो कंसोलिडेशन है जो मिड अगस्त से लेके सितंबर, अभी आज 23 तारीख हो गया, 23 तारीख तक एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा चल रहा था। और ये ट्यूसडे को, ये चार्ट ट्यूसडे तक है, वेनेसडे का चार्ट यहाँ पे नहीं है। तो वेनेसडे को भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, तो यहाँ पे कुछ चल रहा है प्राइस यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा डाउन ही है अभी भी, लेकिन देखोगे कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था। और इस कंसोलिडेशन रेंज का जो सपोर्ट था वो था 11,200, और 11,200 को ब्रेकडाउन आ चुका है ट्यूसडे को। वेनेसडे को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 11,200 को रिक्लेम नहीं किया निफ्टी ने। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर की, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखोगे ई नहीं लिखा है, सिर्फ एमए लिखा है और 50 लिखा है, तो ये मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। और इसको काफी लोग फॉलो करते हैं। और ये देखोगे कि जून के बाद से कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, कितने भी छोटे छोटे फॉल आए थे उन सब में ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है ये ब्रेक हो गया, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हो गया। तो अब कई लोग बोल रहे हैं कि क्या फिर से फॉल होगा, 7,500 की तरफ निफ्टी जाएगा, 8,000 की तरफ जाएगा, 9,000 की तरफ जाएगा, या 10,000 की तरफ जाएगा। देखो, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं, भविष्यवाणी कर सकूं कि नया लो बनेगा कि क्या होगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मार्केट जब तक वापस 11,200 क्लेम नहीं करता, वापस 11,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती एक दो दिन, या 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक मार्केट थोड़ा फ्लैट, साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, बुलिश ट्रेंड जो है वो 11,200 के ऊपर ही आएगा। तो जब तक नहीं आ रहा तब तक थोड़ा आप लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप अगर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तब तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बुल रन रही थी। अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपको मार्केट दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रही है। अभी मत फियरफुल हो। अभी यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कुछ सेविंग्स पड़ी है जो कि आपको 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनको लगा दो। कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस चैनल पे मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में भी वीडियोस बनाऊं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब बताते रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाउ जोन्स का भी चार्ट लगाया। डाउ जोन्स देखोगे तो एक बहुत ही सुंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, और उसका ब्रेकडाउन मंडे को ही दे दिया था।
मैंने मंडे को ही अपने ग्रुप्स में जैसे ब्रेकडाउन आया था मैंने सबको शेयर भी किया था, तो उसके बाद अपने मार्केट में भी थोड़ा फॉल आया था। कल इसने ट्राई किया ट्यूसडे को रिक्लेम करने का, बट अभी भी डाउन है। डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा ऊपर है, बट देखते हैं कि क्या सीन रहता है आज के शाम में। मैं अपडेट करता रहूंगा ग्रुप्स में, और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो वीडियो भी बनाऊंगा। तो मुझे बस ये लग रहा है कि डाउ जोन्स हो सकता है अभी ये वाले नए रेंज में कुछ दिन तक टाइम स्पेंड करे, या फिर हो सकता है कुछ दिन बाद वापस रिक्लेम कर ले ऊपर वाला रेंज जो था। तो अगर रिक्लेम ऊपर कर लेता है तो फिर बुलिश व्यू हो जाएगा, ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हो जाएंगे, फिर इंडियन मार्केट में भी थोड़ी और तेजी आ सकती है और निफ्टी भी 11,200 के ऊपर आने लगेगा। तो ये कुछ सिंपल टेक्निकल हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, मतलब कि जिस न्यूज के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो फिनसेंस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं कि फिनसेन है क्या। फिनसेन का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो ये एक यूएस फाइनेंशियल वॉचडॉग है। ठीक है, यूएस ट्रेजरी का जो होता है ना, जैसे अपने यहाँ मिनिस्ट्री होती है उधर ही ऐसी टाइप का ट्रेजरी होता है। तो फाइनेंस में जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उधर फाइनेंस ट्रेजरी के अंदर एक वॉचडॉग है जिसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क, फिनसेन। ठीक है, तो ये जो है ये काम क्या होता है, ये ना उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है, उनके ऊपर जानकारी इकट्ठे करता है, जो सार्स रेड फ्लैग किया जाता है बैंक्स द्वारा। ठीक है, तो सार्स का क्या फुल फॉर्म है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। ये इंडियन बैंक्स भी करती है, ये फॉरेन बैंक भी करती है। इंडियन बैंक अपने जो अपने यहाँ भी फिनसन करके एक मिनिस्ट्री है, उधर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उधर उनको करती है। और ये यूएस की डिपार्टमेंट है, यूएस वाले उधर करते हैं, जर्मनी वाले अपने यहाँ सब जगह करते हैं, और वो यूएस वाले भी डिपार्टमेंट को कई लोग इन्वॉल्व करते हैं अगर ट्रांजेक्शन जो यूएस से रिलेटेड है तो। और रेड फ्लैग्स किस ट्रांजेक्शन को करते हैं, जिसमें अगर बैंक वालों को लग रहा है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म को, आतंकवादियों को पैसा जा रहा है, या ड्रग्स से डीलिंग हो रही है, या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो बैंक्स का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फिनसेन को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो वो रेड फ्लैग करती है उन ट्रांजेक्शन को, फिर उनको ट्रैक किया जाता है कि इसके पीछे कौन है, कहाँ ये जा रहा है पैसा, ये सही जगह जा रहा है या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो ट्रैक करने का इनका काम होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है, ये किनको मिला, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये न्यूज कैसे आई। तो ये जो एक आईसीआईजे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है उनकी एक कम्युनिटी है, मतलब न्यूज चैनल वाले जो होते हैं ना, उनकी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीआईजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ठीक है, ये लोग मिलके बज़फीड के साथ, बज़फीड भी न्यूज करके एक है, इन लोगों के साथ मिलके कुछ पता किया, तो वो जो फाइल्स है इनको हाथ लगी। और इस फाइल्स में जो है ना 1999 से लेके 2017 तक के काफी सारे ट्रांजेक्शन है, ऑलमोस्ट 3201 रेड फ्लैग ट्रांजेक्शन है। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब कि लीक है। ठीक है, अगर आप लोग फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज ट्रैक करते हो तो पनामा लीक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे भी बड़ा ये लीक है, और उसमें बहुत ही बड़े बड़े बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, कुछ इंडिविजुअल्स भी शायद होने वाले हैं इसमें इन्वॉल्व, तो उनके बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत बात करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा इंडियन लिंक जो बैंक्स है और जो कंपनीज है उनके बारे में ही बात करूंगा, फॉरेन वालों के बारे में नहीं बात करा। फॉरेन में बता दूं डच बैंक इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी और कुछ बड़े बैंक्स है। तो इसलिए देखोगे डच बैंक का भी मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया था, डच बैंक न्यूज आते ही बहुत तेजी से गिरा था। तो अभी अपन ग्लोबल पे ज्यादा फोकस नहीं करते, अपन इंडियन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन में ऑलरेडी 44 बैंक्स के नाम आ चुके हैं, अभी और आ सकते हैं, या फिर अब तो शायद सभी बैंक आ गए। ठीक है, 44 बैंक्स के ट्रांजेक्शन रेड फ्लैग है। तो अभी इन ये 44 बैंक्स पे जो रेड फ्लैग लगा है, तो रेड फ्लैग का मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे गलत या फ्रॉड बैंक्स हैं और ये कुछ डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी पैनिक वाली बात नहीं है। मतलब कि कुछ निगेटिव न्यूज है, बट ऐसी पैनिक वाली कुछ अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो अभी आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखो, समझ जाओगे मामला चल क्या रहा है। ठीक है, जिसमें 44 बैंक्स के नाम है, काफी बड़ी संख्या है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, मतलब लिस्टेड कंपनीज भी है, और कुछ कॉर्पोरेट बैंक्स भी है, बहुत सारे हैं, आगे मैं नाम लूंगा कुछ के। ठीक है, तो ये कुछ बड़े नाम से पीएनबी, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, और कुछ और भी बैंक है। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से बैंक की क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो ये इतने ट्रांजेक्शन है, ये 1.53 बिलियन डॉलर के ट्रांजेक्शन है। तो ये ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं कि इंडियन में ही सब कुछ हुआ है, ये ग्लोबल बैंक से पैसा आया है इंडिया में, या फिर इंडियन बैंक के पैसे जो ग्लोबल गए उन सबको ये रेड फ्लैग किया गया। और ये 1999 से लेके 2017 तक के डॉक्यूमेंट्स है, तो काफी बड़ा टेन्योर भी है, काफी पुराने, वो कहते हैं ना गरे मुर्दे निकले, तो वो वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन चल रहा है।
तो कुछ सेंडर्स हैं, कुछ बैंक्स सेंडर्स हैं, कुछ रिसीवर्स हैं, कुछ बेनिफिशियरीज कंपनीज हैं। तो उन सबके यहाँ पे टोटल मिला के ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये बैंक्स हैं जिनके टॉप 5 मतलब की है सबसे ज्यादा, कुछ बाकी छोटे छोटे हैं। तो जैसे 44 बैंक मैंने बोला, तो उनमें बाकी सबके अमाउंट बहुत छोटे छोटे हैं जो रेड फ्लैग है। ये जो बैंक्स हैं इनके बड़े बड़े अमाउंट्स है और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके 23 ट्रांजेक्शन है और ऑलमोस्ट $162 मिलियन ये मतलब बैंक ने रिसीव किया। ये रिसीवर बैंक है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और ये सब कुछ बड़े रिसीवर्स हैं। बाकी सब छोटे छोटे। तो देख लो सबसे छोटा जो इस टॉप 5 में वो 3 मिलियन है, उसके छोटे ही ये सब ट्रांजेक्शन है, समझ लो इतना से सब हिंट मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ बड़े सेंडर्स भी हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप पे है, ठीक है, सबसे ईमानदार बैंक जो बोला जाता है, उनका भी यहाँ पे नाम है। देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक ने कुछ चीटिंग की है, एचडीएफसी बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, एचडीएफसी बैंक को लगा कि ये ट्रांजेक्शन कुछ गलत हो रहा है इधर, तो उसको रेड फ्लैग किया और रेड फ्लैग करके अपने एजेंसीज को बताया गया है, ठीक है। या फिर एजेंसीज ने उसको रेड फ्लैग किया, इनको नहीं पता होगा, तो कुछ चीजें होती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी डर होता है कि अगर यहाँ पे कुछ गलत लगता है और एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे गलती निकलती है, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को फाइन लग सकता है। जो भी बैंक आएगा उसको फाइन लग सकता है, ठीक है। तो डच बैंक एजी इंडियन सब्सिडीज इनके बात हो रही है, और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक भी ग्लोबल है, एंड इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके भी नाम है। सबसे ज्यादा सेंडर में एचडीएफसी बैंक ही है, ठीक है। तो इन सब पे आरोप है, ये कुछ लंबी लिस्ट है, आप अपने बैंक्स देख सकते हो आपके बैंक है कि नहीं है। मुझे इन सबके अमाउंट एग्जैक्ट मिले नहीं, लेकिन सबके छोटे अमाउंट है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे डिटेल आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये न्यूज क्योंकि इतनी बड़ी फाइल है, तो इसको धीरे धीरे ये लोग न्यूज निकालेंगे, धीरे धीरे सब कुछ रिलीज होगा। धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे जिंदल स्टील, अदानी ग्रुप के भी नाम आए, उसके ऊपर भी हम अभी आगे कुछ देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे 2000-3000 डॉक्यूमेंट्स है, उनको रेड फ्लैग ट्रांजेक्शन जो है उन सबको लीक हो गया। मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ है जो बैंक्स और ये फिनसेन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन को पता होता, बाकी किसी को नहीं पता होता था। तो ये बहुत ही प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ गए, लीक हो गए। तो इसके ऊपर काफी सारी चीजें निकलेंगे। अगर पनामा का भी अगर आप लोगों को पता होगा, तो वहां पे भी बड़े बड़े नाम आया था, जैसे अमिताभ बच्चन तक का नाम आ गया था। तो इस तरह का ही कुछ हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स के नाम आ गए। तो अब कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे ये सार्स क्या है और ये सार्स कौन फाइल करता है। तो सार्स क्या होता है ना, सिंपली अगर मैं बता दूं, आप अगर स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल रिलेटेड तो ट्रांजेक्शन करते हो तभी आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो आप कभी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैंक को यहाँ पे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ कि कोई ब्लैक मनी है जिसको व्हाइट करने की कोशिश किया जा रहा है, या कुछ भी हो सकता है, टेररिस्ट को आप फंडिंग कर रहे हो, किसी गलत आदमी को आप पैसे दे रहे हो, कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन अगर भनक लग गई बैंक को, तो उसको रेड फ्लैग कर देता है। तो अब क्या है, पहले ये बैंक्स ही करते थे, बैंक्स ऑफ कोर्स वो करेंगे, लेकिन अब क्या है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया और ये एक्सचेंज भी करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे भी, क्योंकि पैसे वहां ट्रांजेक्ट हो रहे हैं। तो अब मान लो कोई काला मनी है, मतलब ब्लैक मनी है, अब वहां पे ट्रेड हो रहा है, उससे ट्रेडिंग हो रही है, और वो काला मनी को वाइट किया जा रहा है, तो फिर वहां पे दिक्कत है ना, वो चीज अच्छी नहीं है। तो स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सचेंज, कैसीनो, सबको मतलब कि ये कहा जाता है कि आप इस तरह के ट्रांजेक्शन हमें रिपोर्ट करो कि कौन कर रहा है, ठीक है। और नन फाइलिंग अगर नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा पेनल्टीज लगता है, ठीक है। तो रिसेंट ईयर में ये कुछ है जिन्होंने फाइन मतलब कि लगा, तो अब ये इम्प्रूव कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस, और काफी ज्यादा रिपोर्टिंग किया है इन्होंने। फाइन लगने के बाद इन लोगों ने रिपोर्टिंग की कि ये ट्रांजेक्शन शायद हो सकते हैं आपके काम के, आप चेक करो, ये टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं है, सब कुछ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। तो ये कुछ है। तो मार्केट का इसके इम्पैक्ट हुआ क्या, तो मार्केट का देखो ग्लोबल में तो ये हुआ कि एचएसबीसी का शेयर 25 साल के लो पे चले गया। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल जोर से गिरा, आई थिंक 5 या 6% गिरा था, और ये बहुत 1 या 2 साल से गिरता आ रहा था। तो अब ये 25 साल के लो पे आ गया, एचएसबीसी का शेयर 5% फॉल था। डच बैंक 8% फॉल था, ये भी बहुत तेजी से गिरा और ये भी काफी डाउन है बहुत दिनों से। तो ठीक है, ये दोनों गिरा। निफ्टी बैंक क्योंकि हम इंडियन में अभी बात करें तो निफ्टी बैंक बहुत तेजी से गिरा है। इंडसइंड बैंक 8% गिर गया था, बंधन बैंक 7%, आरबीएल बैंक 6.6%, आईडीएफसी बैंक 6.4%,
पीएनबी 5.6%। मतलब देख रहे हो सब भी बड़े बड़े बैंक गिरे थे। अगर सबको मंडे ये डाटा जो है आई थिंक ये मंडे का है, तो मंडे या ट्यूसडे का है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने अभी जस्ट लिखा है, मतलब मैंने 2 दिन पहले पीपीटी बनाया था। ठीक है, तो ये इंडिया में क्या है, इंडिया में एक है इंडियन एक्सप्रेस, उनका यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सोर्स से कॉपी किया है। इंडियन एक्सप्रेस मतलब कि ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे ना, ICIJ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका इंडियन एक्सप्रेस इंडिया का जो एक न्यूज एजेंसी है वो पार्ट है। तो उन्होंने ही इंडिया में जो भी रिपोर्टिंग हुई है उन्होंने ही किया। जो भी आपको रॉ डाटा चाहिए, रॉ न्यूज चाहिए, बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ना हो, तो आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाना, बाकी सब वहीं से छाप रहे हैं। ठीक है, मैंने भी काफी सारे डिटेल उधर ही से छापे हैं, और बाकी ICIJ के कुछ ग्लोबल पार्टनर्स हैं उधर से छापे हैं। देखो छापे का मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन सेम ही होता है, तो उधर ही से इंफॉर्मेशन निकाला है। टोटल नंबर ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है वो 2121 समथिंग है, सार्स रिपोर्टिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये 2.99 ट्रिलियन है, 2.099 ट्रिलियन अमाउंट है ये। ठीक है, और इसमें ये कुछ बड़े बैंक है। अगर इसमें आप देखोगे डच बैंक का ही जो है ना, ये 50 से ज्यादा % डच बैंक का ही यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। मतलब डच बैंक में या तो पैसे आए या फिर डच बैंक से गए, दोनों साइड है। तो जो पैसे डच बैंक से गए हैं वहां दूसरा बैंक भी होगा, फिर डच बैंक में जो पैसे दूसरे बैंक से आए वहां पे वो भी बैंक होगा, तो यहाँ पे लिंक हो जाता है और वो दोनों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डच बैंक के सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है, टोटल 1.3 बिलियन समथिंग है। जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन करके कोई है, पता नहीं, HSBC होल्डिंग करके। तो ये 3 4 5 बैंक जो है बड़े अमाउंट है। ठीक है, और इसमें ये जो पूरे डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है ये किनको मिला है, ये ICIJ जो हम लोगों ने बात किया उनको मिला है। इसमें अराउंड 400 जर्नलिस्ट हैं 88 कंट्रीज से, और 110 ऑर्गेनाइजेशन है। तो समझ सकते हो इसमें कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो बड़ी बड़ी, अगर मैं न्यूज एजेंसीज की बात करूं तो BBC, NBC और ये कुछ और फ्रांस की है शायद। तो ये सब बड़े बड़े लोगों ने ये सब किया। तो अब आते हैं कुछ इंडियन कंपनी जिनका नाम इसमें आया, जैसे JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इनका नाम आया है इस रेड फ्लैग वाले ट्रांजेक्शन में। इनमें मिला है कि दुबई और स्विट्जरलैंड से कुछ ट्रांजेक्शन है। अब डिटेल में इसमें आप इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल पढ़ोगे वहां पे डिटेल में लिखा है कि कितना अमाउंट है। बट इनका भी आया है, और ये भी आई थिंक लोअर सर्किट पे चला गया था ये न्यूज आते के साथ। ठीक है, ये न्यूज जैसे ही मंडे को आया, मंडे को लोअर सर्किट पे था, ट्यूसडे को भी थोड़ी फॉल आई है, अभी वेनेसडे को जब मैं वीडियो बना रहा था आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव था, मैंने चेक किया था। तो ये भी एक इस न्यूज में आ गया है। तो अभी देखना होगा कि ये बात, देखो ये आरोप है, तो यहाँ सच है कि नहीं, यहाँ पे सार्स के अंदर आया तो कुछ तो होगा तभी तो टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ, अगर इनके मैनेजमेंट की बात करो तो मैनेजमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह के निगेटिव न्यूज में पहले से JSPL के। तो JSPL के अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको यहाँ पे कॉशियस होने की जरूरत है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप बेच दो, ये गिरने वाला, खत्म, वैसा कुछ नहीं होने वाला। प्रमोटर का कुछ यहाँ पे पहले से भी न्यूज था, ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, और झारखंड के कोल माइन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आए थे रिपोर्ट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि अगर आप JSPL के शेयर होल्डर हो तो आपको कॉशियस होना पड़ेगा। अगर आप अदानी ग्रुप के हो तो उसके लिए भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। फिनसेंस की जो फाइल्स आए हैं उसमें अदानी ग्रुप के भी कुछ ट्रांजेक्शन्स के रिपोर्टिंग हुई है सार्स के अंदर। तो इसमें क्या है कि एक सिंगापुर बेस्ड इनका जो ग्लोबल आर्म है, अदानी ग्लोबल PTI, इनका नाम में बेसिकली है, इंडियन कोई लिस्टेड कंपनी का नाम नहीं है, इनका एक ग्लोबल कंपनी है और उनका नाम आया। ठीक है, तो ये क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन एक सीचल्स करके एक साउथ अफ्रीका की एक आइलैंड कंट्री है। ये बिल्कुल समुद्र के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, मैंने मैप पे चेक किया, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा, मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, बट ये जो भी नाम है ये कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे से कुछ ट्रांजेक्शन हुए। होता क्या ना कि इस तरह की जो छोटी कंट्री होती है, आइलैंड कंट्री खासकर, ये इतनी छोटी थी ना, मतलब श्रीलंका से भी छोटी मुझे मैप में दिख रही थी, मतलब बिल्कुल बीच समुद्र में, और दिख भी नहीं रहा है, अगर जब तक आप जूम इन नहीं करोगे या सर्च नहीं करोगे तो दिखेगा भी नहीं। तो इनके बारे में, अब इनकी कंपनी है कोई अदानी ग्रुप की, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों हुए, क्योंकि अब सार्स की पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारी नहीं है, तो इसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इनसे इंडियन एजेंसीज जो है वो क्वेश्चन पूछेगी, इनसे मांगा जाएगी क्या है हमें बताओ। न्यूज वालों ने भी पूछने की कोशिश की बट वहां से कुछ खास रिप्लाई नहीं आया अभी। ठीक है, तो ये सब कुछ है, बातें हैं। तो अगर आप अदानी ग्रुप के किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको इसको ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी सही में आती है, अदानी ग्रुप काफी कंट्रोवर्सी में रही है,
ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आई थिंक आप लोग सभी को ये पता होगा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि अदानी ग्रुप को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कंट्रोवर्सी में रहिए, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आगे। ठीक है, एंड ये जो लीक है ये क्यों डिफरेंट है, ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। देखो 2017 में भी कुछ पेपर्स लीक हुए थे, पनामा पेपर 2016 में लीक हुआ था, 2015 में स्विस लीक हुआ था, 2014 में लक्स लीक करके एक पेपर्स कुछ लीक्स हुए थे। तो ये सब पहले भी पास्ट में इस तरह के लीक्स हुए हैं, लेकिन ये वाला जो लीक है ना, इसमें अमाउंट काफी ज्यादा है, $2 ट्रिलियन की अमाउंट है, और काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल आदमी नहीं। ठीक है, पनामा में तो कुछ आदमी सब थे, मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस, इनके नाम निकले थे। तो फिनसेंस पेपर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल जो बैंक्स है वो रेड फ्लैग करती है, या कोई एजेंसीज होती है वो रेड फ्लैग करती है। तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रूफ के साथ होगा, कुछ ना कुछ इनको पता होगा, तभी ये रेड फ्लैग करते हैं। कुछ ना कुछ इविडेंस होंगे, कुछ ना कुछ होंगे इनके पास नॉलेज, तभी ना रेड फ्लैग होते हैं। तो यहाँ पे काफी चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सस्पिशियस एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, वही सब चीजें हैं। अब अगर ये प्रूफ होता है, कुछ भी ऐसा निकलता है बाद में मान लो, तो फाइन्स लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, इनको कुछ फाइन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, या कुछ मैनेजमेंट्स में किसी को फायरिंग या फिर सजा हो सकती है। तो वो देखना होगा कि क्या होता है। अभी इतनी न्यूज है, जो भी अभी डिटेल और अगर न्यूज आती है तो मैं आप लोगों को और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मार्केट जो है ना, इसके कारण थोड़ा कॉशियस हो गया, और खासकर बैंक्स के शेयर, अगर बैंक्स में देखोगे तो काफी प्रेशर है। तो इस न्यूज के आने के बाद बैंक्स काफी सेलिंग प्रेशर झेल रहे हैं। तो एग्जैक्टली है क्या न्यूज, अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो एक बार जब अच्छे से पता चल जाएगा तो एक वीडियो और मैं ट्राई करूंगा बनाने का। आपको अगर कोई भी डाउट है कि किसी कंपनी का, मान लो फ्यूचर में न्यूज आता है कि इस कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर आप उस समय चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूंगा उनके बारे में कमेंट में ही समझाने का, नहीं तो फिर मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो अब अगर पैसे को काम पे लगाओ, पे पहली बार आया तो मैं बता दूं, मैं जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल में डीमैट अकाउंट खोलता हूं। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कुछ स्पेशल फीचर्स, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ कॉल्स भी आपको मिलते हैं। और मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लासेस भी लेता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो आप उसके लिए भी पता कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस है और क्या डिटेल्स है। ये बहुत ही इंटरेक्टिव कोर्स होता है, खासकर स्विंग ट्रेडिंग वाला में बहुत ही बेसिक स्विंग ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अगर कोई आप जॉब करते हो या आप एक स्टूडेंट हो, आप मार्केट्स में थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो, एकदम मतलब बेसिक लेस रिस्क लेके, बहुत ही कम रिस्क लेके आप छोटा पैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो डेमो वीडियो भी देख लेना, मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा यहाँ पे। ये कुछ बुक्स है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप इनको पढ़ सकते हो। आप बिगनर्स हो तो इन्वेस्टोनॉमी, रिच डैड पढ़ सकते हो। आप अगर एडवांस लेवल पे पहुंच गए और ट्रेडर हो तो ये वाली बुक, कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, पढ़ सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हो। इनके लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक के द्वारा ही खरीदना अमेजोन से डायरेक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है, आप कुछ भी आपको सीखने को मिला, तो एक बस लाइक बटन जरूर हिट करना। लाइक बटन हिट करने से हमें यूट्यूब एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कोई नया टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह की जो भी कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं या कोई बड़ी न्यूज आती है जिसपे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना होता, कोई भी बात नहीं कर होता, मैं ट्राई करता हूँ उसको कवर करने का। मेरे चैनल पे आप बोनस इशू, राइट इशू, स्प्लिट, इन सब के ऊपर, आईपीओ के ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, बाय बाय।